नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन सत्कार आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट एलएनसी क्लासेस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ सेट 9 की तरफ बढ़ते कदम, जिसमें आप सभी की बेहद डिमांड पर टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट बुलेट्स में आपके लिए लेके आया हूँ। आपकी जैसी फरमाइश थी कि इंपॉर्टेंट बुलेट सर आपको हमारे लिए लेके आओ, तो मुझे लगा कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट आपके लिए कौन कौन से हो सकते हैं। हर लाइन से सवाल बनता है, डायरेक्ट पूछे हुए सवाल है ना, तो सभी आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर देखें और एग्जाम से पहले रिवाइज करना बेहद जरूरी होता है। तो उसमें से 100 पॉइंट आपके लिए मैं लेके आया हूं, जिसमें से पिछले वाले लास्ट जो 20 के 30 पॉइंट हैं वो आपके लिए और भी बेहद ज्यादा खास होने वाले हैं, जहां से आपके डायरेक्ट सवाल उठने की संभावनाएं पूरी पूरी बनती हैं। तो कंप्लीटली वीडियो को जरूर देखेगा और अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को बूस्ट करेगा। आइए वीडियो को अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस इंपॉर्टेंट बुलेट्स पॉइंट का 100 इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट का पहला बुलेट पॉइंट आपके सामने ये रहा, आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग। जी हाँ दोस्तों, हमारे नर्सिंग फील्ड की बात करें और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कोई भी काम करते हैं तो इनका नाम तो पहले हमको लेना ही पड़ेगा, जिसको अपन फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग कहते हैं। शी इज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ही उसको जो है ये आज तो आपके फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कह सकते हैं, फाउंडर ऑफ दैट वी कैन से नर्सिंग कह सकते हैं, शी इज द फादर ऑफ द नर्सिंग कह सकते हैं, मदर ऑफ द नर्सिंग कह सकते हैं, एंड शी इज आल्सो फाउंडर ऑफ द एनवायरमेंटल थ्योरी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको एग्जाम में याद रखना है, कोरिलेट करके चीजों को पढ़ना होता है। 12 मई को अपन इनका बर्थडे मनाते हैं, जो इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में अपन सेलिब्रेट करते हैं। हर साल एक नई थीम देता है डब्ल्यूएचओ, थीम भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, नाइटिंगेल ने जो है हैंड हाइजीन, वेंटिलेशन एंड सनलाइट को इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल बताया है ना। हैंड हाइजीन जो बहुत जरूरी होता है, वेंटिलेशन और सनलाइट ये बहुत जरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल करने में। नर्सिंग की जो डेफिनेशन है वो प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द हेल्थ एंड एबिलिटीज, ये उन्होंने बताया था। नो, फर्स्ट वाइटल साइन जो होता है असेस किया जाता है आपके इमरजेंसी के अंदर, दैट इज द एयरवे। हम एबीसी प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो हमेशा इमरजेंसी में एयरवे को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। कोई एमसीक्यू करते हो तो भी आप एयरवे को हमेशा ध्यान में रखना होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कभी कभार सिंगल लाइन पूछ लेते हैं। फंडामेंटल में तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है, माइल्ड, मॉडरेट, है ना, ये सारी चीजें रहती हैं। हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, फीवर किसको बोलते हैं, तो 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री, दैट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, ये कन्वर्जन का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है ना। द बेस्ट साइट टू चेक द पल्स इज इन द शॉक, दैट इज द कैरोटिड आर्टरी। पूछा हुआ सवाल है कि कोई मरीज शॉक है, उसके अंदर बढ़िया साइड कौन सी है आपके पल्स देखने की, तो आपकी कैरोटिड आर्टरी आएगी जो ब्रेन को सप्लाई करती है। प्यारे दोस्तों, एपिकल पल्स होती हैं जो आपके डायरेक्टली हार्ट की बीट होती हैं, उसको फुल 1 मिनट तक काउंट करते हैं किसी भी कार्डिक पेशेंट में। ऐसे मरीज जिनको कार्डिक डिजीज है या कुछ स्पेशल मेडिकेशन चलती हैं, फॉर एग्जांपल आपके डिजोक्सिन चलती हैं, उसमें एपिकल पल्स को ईच डोज देने से पहले फुल 1 मिनट तक काउंट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। अगर हार्ट रेट आपके 60 बीट से कम हो जाती है, उसको अपन ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं, और 100 से ऊपर चली जाती है उसको अपन टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। एक बड़ा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जो चेंजिंग पोजीशन फ्रॉम द लाइंग टू द स्टैंडिंग। अगर कोई मरीज सो रहा है और वो एकदम से उठता है तो उसके अंदर वर्टिगो हो जाता है, उसको सिंकपी आ जाती है, चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, डिजीनेस हो जाता है, उसको अपन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। कई सारी ड्रग्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कई सारी बीमारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, जेड ट्रैक मेथड इज यूज्ड इन आईएम इंजेक्शन टू प्रिवेंट ड्रग लीकेज। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसके अंदर जेड ट्रैक मेथड यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन आप इंट्रामस्कुलर देते हैं, उसको डीप मसल में इंसर्ट करना होता है, तो उसके लिए जेड ट्रैक मेथड अपन फॉलो करते हैं ताकि ड्रग का लीकेज ना होता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन का एंगल आपको पूछ सकता है 10 to 15 डिग्री। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का जो एंगल होता है 45 डिग्री टू 90 डिग्री, और ये फैट लेयर में दी जाता है। नाउ 90 डिग्री इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो सबक्यूटेनियस लगते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया या हिपेरिन, जिसको अपन लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन कहते हैं, वो आपके सबक्यूटेनियस फैट में ही लगते हैं, और उनके लिए जो होती है अलग से सिरिंज आती है। आपने देखा होगा इंसुलिन की अलग सिरिंज आती है, हिपेरिन की अलग से सिरिंज आती है एलएमडब्ल्यूज की, तो उनको सबक्यूटेनियस देते हैं लेकिन 90 डिग्री इंसर्ट करते हैं क्योंकि नीडल पतली होती है और छोटी होती है। अदरवाइज अपन 45 डिग्री पर इंसर्ट करते हैं। आईएम इंजेक्शन एज यू नो 90 डिग्री। अच्छा, आईएम इंजेक्शन की जो अडल्ट के अंदर साइट होती है दैट इज द वेंट्रोग्लूटेर, और एग्जाम में स्पेशल पूछा जाता है कि बच्चों में कौन सी यूज करते हैं, दैट इज द वास्टस लेटरालिस, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई। हाँ, हेपेरिन एंड इंसुलिन जो होता है वो हमेशा सबक्यूटेनियसली दिए जाते हैं।
आईवी फ्लो रेट निकालने का फॉर्मूला आपको ड्रग कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, दैट इज द टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉ फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट्स, है ना। ड्रग कैलकुलेशन में बहुत बार पूछा जाता है। फ्लेबाइटिस जो होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है वेन का, जिसकी वजह से कैनुला को अपन को रिमूव करना होता है। फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके इनफिल्ट्रेशन में, तो आईवी फ्लूइड को स्टॉप करना होता है, उसके बाद में जो है आपको कैनुला रिमूव करना पड़ता है। फ्लेबाइटिस में स्किन रेड हो जाती है, वार्म हो जाती है, जबकि इनफिल्ट्रेशन में क्या कैसी होती है आपके, हाँ, कोल्ड एडिमा होती है, कूलनेस वहां पर आपको फील होती है। मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस का मतलब होता है कि मेडिकल एसेप्सिस जो होती है क्लीन टेक्निक होती है, जबकि सर्जिकल एसेप्सिस जो होता है आपकी स्टेराइल टेक्निक होती है, ओटी के अंदर यूज की जाती है। इन्वेजिव प्रोसीजर के अंदर आपके सर्जिकल एसेप्सिस को फॉलो किया जाता है। हैंड हाइजीन जो होता है मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये आपके नॉर्थ साइड का ही पूछा हुआ सवाल है कि कोई मरीज है जिसको ओटी कर रहे हैं या फिर कुछ भी प्रोसीजर कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, तो दैट इज द ऑलवेज हैंड हाइजीन। आपको ग्लव्स पहनने को भी बोलेगा, आपको मार्क साइड प्रिपरेशन करने का भी बोलेगा, लेकिन आपको याद रखना है हैंड हाइजीन इज द मोस्ट इफेक्टिव और फर्स्ट स्टेप टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन। एल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो होता है उसका एटलीस्ट 20 सेकंड आपको यूज करना होता है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो अप्लाई करते हैं सारे पेशेंट के ऊपर। पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आपको डोनिंग का मतलब होता है पहनने का जो सीक्वेंस होता है वो गाउन, मास्क, गॉगल्स एंड ग्लव्स रहता है। उतारने का भी रहता है डॉफिंग जिसको अपन कहते हैं, दैट इज सबसे पहले ग्लव्स उतारते हैं, देन अपन गॉगल्स, देन गाउन, देन मास्क, मास्क सबसे लास्ट में, ग्लव्स सबसे पहले, क्योंकि ग्लव्स होते हैं सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड होते हैं और मास्क जो होता है लीस्ट कंटेमिनेटेड, तो आपको मोर कंटेमिनेटेड टू लीस्ट कंटेमिनेटेड आपको डॉफिंग करनी है ना। N95 जो होता है एयरबोर्न प्रिकॉशन के लिए यूज करते हैं, एग्जांपल के लिए टीबी। कॉन्टैक्ट जो आइसोलेशन होता है वो मेथिलीन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए हो गया, वीआरई के लिए हो गया, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल के लिए हो गया, उसके लिए कॉन्टैक्ट आइसोलेशन अपन यूज करते हैं। ऑटोक्लेविंग की जाती है, स्टेरलाइज एट, इसका जो टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi फॉर 15 to 20 मिनट्स। ऑटोक्लेविंग की फोटो दे सकता है, आपको टेम्परेचर याद रखना है, प्रेशर याद रखना है और आपको टाइम ड्यूरेशन भी याद रखना है। बॉइलिंग किल्स वेजिटेटिव बैक्टीरिया बट नॉट स्पोर। बॉइलिंग अगर आप किसी चीज की करते हो तो सिर्फ नॉर्मल बैक्टीरिया को मारता है, वो स्पोर फॉर्म को नहीं मारता, जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। और स्पोर फॉर्म को मान के लिए आप क्या करोगे, हाँ, दैट इज द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। फाउलर पोजीशन जो यूज की जाती है आपकी डिस्पनिया और फीडिंग के लिए, है ना। अलग अलग तरह की फाउलर रहती है, लो फाउलर रहती है, हाई फाउलर रहती है, सेमी फाउलर रहती है। तो डिस्पनिया और फीडिंग के लिए फाउलर पोजीशन। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन पूछा हुआ सवाल है, हर बार आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा ही जाता है, जिसमें हेड लो होता है और आपके लेग्स अप होते हैं। पूछा जाता है किस में यूज करते हैं, हाँ, दैट इज द शॉक वाली कंडीशन जो होती है उसमें कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, ट्रेंडलेनबर्ग। रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग दैट इज द यूज टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, किसी भी मरीज के अंदर एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना है तो रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग यूज करते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन से जीईआरडी। जीईआरडी मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है, पीडियाट्रिक बीमारी होती है, उसमें भी अपन क्या करते हैं, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग यूज करते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन की बात करें तो आपके एनीमा और सपोजिटरी के लिए यूज की जाती है। सिम्स पोजीशन सेमी प्रोन होती है, रेक्टल प्रोसीजर के लिए यूज की जाती है। फोटो आपको सभी प्रोसीजर इस पोजीशन के देखने होते हैं, पहले दोस्तों गूगल करके फोटो जरूर देखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सी पोजीशन है, किसमें क्या होता है। लिथोटोमी पोजीशन आपको पता है वेजाइनल एंड पेरिनियल एग्जामिनेशन के यूज की जाती है। सेमी फॉलर पोजीशन 30 to 45 डिग्री एंड हाई फॉलर ये जो आपके 90 डिग्री होती है। ओके, प्रोन पोजीशन इंप्रूव करती है ऑक्सीजन इन द एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आपने देखा होगा ये पूछा हुआ सवाल है और कंफ्यूजिंग करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रोन पोजीशन जो होती है ऑक्सीजन को कैसे इंप्रूव करती हैं। जी नहीं, आपने कोविड के अंदर देखा है कि पेशेंट को जो होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर हमेशा प्रोन पोजीशन देते थे, क्योंकि वो इंप्रूव करती है लंग्स के एक्सपांशन को, है ना। तो आपको कभी भी प्रोन का मतलब ये देख ये नहीं समझाना कि नहीं ऑक्सीजन ये तो फेफड़ों को दबा देती है, दबाती नहीं है, ये उल्टा अच्छा ऑक्सीजन का इंप्रूवमेंट करती है ना। प्रोन पोजीशन। लॉग रोल पोजीशन इंपॉर्टेंट है, आपके स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है उसमें लॉग रोल पोजीशन यूज की जाती है। लॉग रोल टेक्निक से आपको मरीज को शिफ्टिंग करना होता है। साइड रेल करते हैं, प्रिवेंट फॉल अनकॉन्शियस पेशेंट को साइड रेल अपन अप कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपोक्सिया के साइन पूछे जाते हैं कभी कभार एग्जाम्स के अंदर। व्हाट इज द साइन, दैट इज द रेस्टलेस एंजाइटी एंड साइनोसिस एंड टैकिकार्डिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा हुआ सवाल है कि व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द हाइपोक्सिया, दैट इज द रेस्टलेस। ऑलवेज रेस्टलेस इज द फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया। उसके बाद में आपको पूछे तो एंजाइटी हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, टैकिकार्डिया हो सकता है। टैकिकार्डिया लेट होता है, रेस्टलेस जो होता है सबसे पहले होता है, याद रखना होता है। नॉर्मल यूरिन आउटपुट आपको पूछे दैट इज द 0.5 to 1 ml per kg per hour। यूरिन आउटपुट जो होता है सीकेडी वाले मरीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है,
पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट बनता है, तो हर घंटे का कितना हो सकता है 0.5 to 1 ml पर केजी पर आवर रहता है। इसीलिए अपन कहते हैं 30 ml जो होता है वो पोस्ट ऑप पेशेंट में नॉर्मल होता है, तो ये इसी कैलकुलेशन के हिसाब से बनता है। ओलिगोरिया किसको कहेंगे, डिक्रीज यूरिन आउटपुट अपन किसको कहेंगे, ओलिगोरिया दैट इज द लेस देन 400 ml पर डे। एक दिन में 400 ml से भी कम यूरिन पेशेंट प्रोड्यूस कर रहा है, किडनी प्रोड्यूस कर रही है, उसको ओलिगोरी कंडीशन बोलते हैं। जबकि एन्यूरिया मतलब एब्सेंस ऑफ द यूरिन, बिल्कुल ही नहीं आया, तो क्या 0 ml, जी नहीं, लेस देन 100 ml। अगर वो 90 ml भी है 24 घंटे के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एन्यूरिया की कंडीशन के हैं, जो बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है सीकेडी के अंदर आपको देखने को मिलता है, लेस देन 100, लेस देन 400। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पूछ सकते हैं 1.010 से 1.030 के आसपास होती है डायबिटीज इंसिपिडिस, और उसमें इसके थोड़ा अप डाउन हो जाता है। यूरिन सैंपल आपको लेना है, यूरिन एनालिसिस करने के लिए आपको मॉर्निंग का जो स्पेसिमेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पूछा हुआ सवाल है, हर एक किताब में भी आपके दे रखा है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मिड स्ट्रीम यूरिन आप लेते हो, मॉर्निंग टाइम का बेस्ट रहता है यूरिन आउटपुट। बाउल साउंड कितने होते हैं, यस दैट इज द 5 to 30 पर मिनट। आपके और हमारी बॉडी के अंदर बाउल साउंड होते हैं 5 से 30 होते हैं हर मिनट के अंदर, याद रखना होता है। एनीमिया के लिए कौन सी पोजीशन दोगे, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो दैट इज द सिम्स पोजीशन आप देते हो। कोलोस्टोमी जो होता है हमेशा आपके लेफ्ट साइड में पोजीशन की जाती है, और इलियोस्टोमी हमेशा राइट साइड के अंदर है। कोलोस्टोमी लेफ्ट में, इलियोस्टोमी हमेशा आपके राइट में। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन रहता है कोलोस्टोमी और इलियोस्टोमी, स्पेशली इलियोस्टोमी का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, याद रखना है, पूछा हुआ सवाल है। एनीमिया को अपन नॉर्मल 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर देते हैं। पेरिनियल केयर आप कैसे करोगे, जी हाँ दोस्तों, ये आपके इन्फेक्शन कंट्रोल का है। और क्लीन फ्रंट टू बैक, आपको हमेशा फ्रंट टू बैक पेरिनियल केयर देनी है, ना कि बैक टू फ्रंट। फ्रंट टू बैक इसलिए देते हैं क्योंकि बैक साइड वाला जो एरिया होता है वो आपके कंटेमिनेटेड माना जाता है, और फ्रंट वाला दैट इज द लीस्ट कंटेमिनेटेड। तो आपको ऑलवेज प्रिंसिपल को फॉलो करना है, लीस्ट कंटेमिनेटेड टू मोर कंटेमिनेटेड। माउथ केयर जो होती है अनकॉन्शियस पेशेंट को हर 2 घंटे में देनी होती है। अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर रिस्क होती है एस्पिरेशन की, सलाइवा का ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो आपके एस्पिरेशन भी हो सकता है, और माउथ के अंदर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी ज्यादा रहती है, तो हर 2 घंटे से आपको माउथ केयर देनी होती है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी आपको पता है 12 से 20 होती है। अब नॉर्मल होता है उसको अपन चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें रिदमिक और वैनिंग ब्रीदिंग हो जाती है। और आपकी कुसुमोल रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग हो जाती है। आपके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर देखने को मिलता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होता है जिसमें ब्लड शुगर लेवल जो है 300-400 के भी बाहर चला जाता है। डायबिटीज मेलिटस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन रहता है ना, जिसके अंदर फ्रूटी ऑडर ब्रीथ आपको देखने को मिलती है, कीटोएसिडोसिस देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिलता है, फ्लूइड और इंसुलिन जो होता है इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। इसके आसपास की सारी चीजें आपको बुलेट्स के रूप में याद रखनी है। बीपी कप जो होता है हमेशा आम का 40% होना चाहिए। कॉर्ड कफ साउंड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप बीपी मेजरमेंट करते हो, और मैनुअल बीपी का जो साउंड आप सुनते हो उसको कॉर्ड कफ साउंड के नाम से जाना जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर सैचुरेशन को मेंटेन करता है, 95 या इससे अबव होना चाहिए नॉर्मल। सीओपीडी वाले जो कंडीशन होती है उसमें 95 कोई नॉर्मल माना जाता है, 95 से कम होना चाहिए, ये याद रखना है। कौन सी कंडीशन, सीओपीडी। हाइपरथर्मिया किसको बोलेंगे, हाँ बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो हाइपरथर्मिया बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्यारे दोस्तों, पल्स डेफिशिएट। पल्स का डेफिशिएट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन एपेकल एंड रेडियल पल्स। एपेकल और रेडियल्स का जो डिफरेंस रहेगा उसको अपन पल्स डेफिशिएट बोलते हैं। कार्डियक मरीज के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पल्स डेफिशिएट। आपको न्यूमेरिकल भी सवाल पूछ सकते हैं, एपेकल और रेडियल पल्स दे देंगे, वैल्यू दे देंगे, बताएंगे इसका पल्स डेफिशिएट बताओ, तो आपको ये याद रखना है एपेकल माइनस रेडियस दैट इज द पल्स डेफिशिएंट। बाउंडिंग पल्स हमेशा हाइपर वॉल्यूम को इंडिकेट करती है। थेरापेटिक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके अंदर एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके कंपोनेंट रहते हैं। साइकेट्रिक में आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसमें मरीज की कंडीशन देंगे कि आपको एज ए थेरापेटिक कम्युनिकेशन, थेरापेटिक रेस्पॉन्स आपका क्या रहेगा, तो उसमें आपको ऐसा सवाल जिसमें एक्टिव लिसनिंग कर रही है नर्सिंग ऑफिसर, एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी शो कर रहा है, उसको अपन थेरापेटिक कम्युनिकेशन की रेंज में रखते हैं। साइलेंस इज द पावरफुल थेरापेटिक कम्युनिकेशन टूल। यस, मरीज कोई कंडीशन बोल रहा है, मरीज अपनी बीमारी बता रहा है, मरीज गुस्सा कर रहा है, और ऑप्शन आपको दे देंगे कि नर्स भी वापस गुस्सा कर रही है, नर्स उनको जवाब दे रही है, उसकी बात को नहीं मान रही है, या आप लिसनिंग कर रहे हो, चुपचाप सुन रहे हो, साइलेंस मेंटेन कर रहे हो, वो जवाब आपका सही रहेगा। तो साइलेंस इज द पावरफुल थेरापेटिक टूल्स होता है, ये आपको याद रखना होता है। एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी एंड साइलेंस। यस, जिंदगी में शांति जरूरी होती है। ओपन एंडेड क्वेश्चन हमेशा पूछने होते हैं पेशेंट के एक्सप्रेशन को शो करने के लिए। साइकेट्री के बहुत ऐसे सवाल होते हैं दोस्तों जो हम पढ़ नहीं पाते, हमें समझ नहीं आते, तो ऐसे सवालों के अंदर क्या करना होता है, वो ऑप्शन चूज करने होते हैं जिसमें मरीज अपनी फीलिंग बताए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करे,
ऐसे सवाल ना पूछे कि बताओ नहीं चुप हो जाओ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये दर्द हो रहा है कोई बात नहीं इसमें होता है तो मरीज अब आगे बोल नहीं पाएगा। तो आपको ऐसा सवाल देना है, ऐसा पूछना है उसको प्रश्न, ताकि वो वापस अपनी बताए। जैसे हाउ कैन यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग, लेट मी एक्सप्लेन, आप और बताइए। तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। हमेशा हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, ना कि क्लोज एंडेड। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में क्या आएगा, एडवाइस देना मरीज को, फॉल्स रिएश्योरेंस, झूठा एश्योरेंस देना। मरीज बोलता साहब डिस्चार्ज कब होगा, अभी कर देंगे 1 घंटे बाद में कर देंगे साहब, लेकिन उसका डिस्चार्ज है ही नहीं, अभी 4 दिन के बाद में होगा। तो झूठा एश्योरेंस भी नहीं देना है। मरीज को एडवाइस नहीं देनी होती है। मरीज अगर कोई चीज फॉलो नहीं कर रहा है तो उसकी ऑटोनॉमी को रेस्पेक्ट करना होता है ना। ये सारी नॉन थेरेपेटिक में आती है। हाँ, किसी भी मरीज की बात को क्लियर करने के लिए उसको क्लैरिफिकेशन जरूरी है, और पैराफ्रेजिंग करना होता है किसी भी मरीज की बात को वैलिडेट करने के लिए। आप समझ गए हो, जो मरीज बोलते हैं उसको आप वापस क्लैरिफाई करो। पैराफ्रेजिंग का मतलब उस बात को रिपीट करो कि हाँ आप यही बोलना चाह रहे हो। उससे आपका मरीज भी आपकी बात को वैलिडेट कर देता है कि हाँ मैंने जो बोला वो आप समझ चुके हो, है ना। किसी भी लीगल प्रोसीजर को करने से पहले आपको इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है। हॉस्पिटल सेटिंग में जाना जाता है, बिफोर एनी प्रोसीजर, बिफोर एनी इन्वेजिव प्रोसीजर, आपको इन्फॉर्म कंसेंट जरूरी लेना होता है। और कौन लेता है, हाँ डॉक्टर ले सकता है, एनेस्थीसिया वाला ले सकता है, रेडियोलॉजिस्ट ले सकता है, सर्जन ले सकता है, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, पेशेंट जो राइट होता है वो खुद अपना डिसीजन ले सकता है, उसको अपन ऑटोनॉमी के नाम से जानते हैं। बेनिफिशियंस का मतलब होता है कुछ अच्छा करना, डूइंग गुड। नॉन मालिफेंसेस का मतलब होता है डू नॉट हार्म, मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाना होता है। टॉड के भी जितने सीन होते हैं वो इसके अंदर आते हैं आपके। वेरासिटी, टेल द ट्रूथ, सच्चाई का सच बोलना होता है, मरीज को जो चीज है वो बतानी होती है, झूठ नहीं बोलना होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है किसी भी मरीज की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को अपन को प्रोटेक्ट करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपको प्यारे दोस्तों। सीपीआर बहुत एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर ये आपके सारे इंपॉर्टेंट बुलेट्स हैं। 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथिंग रहती है। 30:2 आपके एडल्ट के अंदर रहता है, सिंगल हो या डबल रेस्क्यू आपके पूछा जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, 30:30 कंप्रेशन रहेंगे और हाँ 2 ब्रीथ, 30:2। वहीं आपके कंप्रेशन की डेप्थ पूछे तो 2 इंच रहती है, 5 सेंटीमीटर अडल्ट के अंदर रहती है। कैरोटिड पल्स को आपको चेक करना होता है लेस देन 10 सेकंड बिफोर सीपीआर। अगर कोई मरीज अनकॉन्शियस हो जाता है तो आपको कौन सी पल्स चेक करनी है, दैट इज द कैरोटिड पल्स हमेशा चेक करनी होती है। अडल्ट में बात कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, बच्चों में और न्यूनोट में आपके ब्रेकियल और आपके वो भी चेक करता है, फीमोरल भी चेक करते हैं, लेकिन कैरोटिड जो होता है करेक्ट आंसर होता है हर जगह पे। मैक्सिमम लेस देन 10 सेकंड आपको यूज करनी होती है। जॉ थ्रस्ट जो मैन्यूवर होता है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर यूज किया जाता है। एयरवे को ओपन करने की टेक्निक होती है ना, जॉ थ्रस्ट और हेड चिन लिफ्ट मैन्यूवर जो होता है उसमें आपको स्पाइनल कॉर्ड के मरीज इंजरी होती है उनको जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर यूज करते हैं। एईडी का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है। फर्स्ट स्टेप जो सीपीआर का क्या रहता है, चेक द रेस्पॉन्स इन। ये आपके पूछा हुआ रिसेंटली पूछा हुआ सवाल है कि एक मरीज है रोड साइड में एक्सीडेंट हो गया, उसको सीपीआर स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, क्या आप सीन सेफ्टी दोगे, क्या सब कुछ करोगे, ये करोगे वो करोगे, एईडी लगाओगे, कॉल फॉर हेल्प करोगे, क्या करोगे। तो आपको देखना है कि किसी ऑप्शन में चेक फॉर द रेस्पॉन्सिवनेस है क्या, हेलो हेलो आर यू ओके, क्या आप ठीक हो, मरीज का रेस्पॉन्स चेक करना है। ये पहला स्टेप रहता है आपके सीपीआर के अंदर। आगे बढ़े, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, अपडेटेड बीएलएस का सीक्वेंस रहता है। सबसे पहले एयरवे को मरीज का चेक करते हैं, ब्रीथिंग और बाद में सर्कुलेशन। दोस्तों आपको बुलेट स्पॉट अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर साझा करना, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूं मुझे लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बुलेट्स पॉइंट लाना चाहिए, है ना। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो इन चीजों को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपनी ह्यूमैनिटी जरूर दिखाएं, किसी और का भी भला हो, है ना। और मेरी जो मेहनत है मुझे उसका रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, कि पहला तो आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं, प्लस में इसका आप अपना रेस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और एक लाइक का बटन लिखा हुआ है उसको दबाकर, है ना। तो ये जो चीजें है मुझे भी मोटिवेट करती के लिए मैं आपके लिए और इंपॉर्टेंट कंटेंट बना के लाऊं, एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए बुलेट्स पॉइंट हर सब्जेक्ट के लेके आऊं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और कौन से सब्जेक्ट के आप इंपॉर्टेंट बुलेट चाहते हैं। मैं पूरी मेहनत करूंगा आपके लिए हर एक सब्जेक्ट को आप तक लाने के लिए। डिफिब्रिलेटर जो होता है वो वेंटिकुलर फिब्रिलेशन का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। ये आपके नॉट सेट का ही पूछा हुआ सवाल है। डिफिब्रिलेशन जो होता है, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन होता है, उसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट चॉइस होता है ना। हेमलिच मैन्यूवर किस में यूज करते हैं प्यारे दोस्तों, चोकिंग वाले मरीज के अंदर यूज करते हैं। शॉक की पोजीशन सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड, अभी आपको बताया थी रिवर्स टेंडलनबर्ग, सॉरी टेंडलनबर्ग है ना, टेंडलनबर्ग। सुपाइन जो होता है लेग एलिवेट करते हैं तो उसको टेंडलनबर्ग पोजीशन के नाम से जाना जाता है। शॉक में देते हैं ताकि मरीज के ब्रेन को सप्लाई मिल सके ब्लड की।
प्रेशर अल्सर की अलग अलग स्टेजेस चलती हैं, हर एग्जाम में फोटो देके भी सवाल पूछ सकते हैं। तो स्टेज 1 के अंदर क्या होगा, सिर्फ रेडनेस होती है, नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस वहां पे प्रेशर अल्सर में देखने मिलती है स्टेज 1 के अंदर। स्टेज 2 की बात करें तो पार्शियल थिकनेस, स्किन लॉस हो जाता है, वहां पर ब्लिस्टर और अब्रेजन का फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लिस्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ब्लिस्टर का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि हमेशा आपको आंख बंद करके सेकंड स्टेज के बारे में सोचना है। ये आपको रामबाण ट्रिक दे रहा हूं। ब्लिस्टर आपको कोई भी चाहे बर्न में भी पूछे, प्रेशर सोर में भी पूछे, किसी में पूछे, आपको क्या करना है, ब्लिस्टर का मतलब सेकंड डिग्री स्टेज या सेकंड स्टेज, ठीक है। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, फुल थिकनेस हो जाता है स्किन लॉस का, वहां पर सब क्यूटेनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और स्टेज 4 का मतलब है डैमेज हो जाती है आपकी मसल भी, बोन और सपोर्टिंग सारे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन प्रेशर अल्सर को असेस करने के लिए ब्रेंडन स्केल का यूज किया जाता है। पर दोस्तों एक न्यूमेरिकल स्केल होती है, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं और इसका जो स्कोर होता है 6 से 23 होता है। ये इसको ब्रेंडन स्केल्स के नाम से जाना जाता है, जो आपके प्रेशर अल्सर की डिग्री को मॉनिटर करते हैं। वुंड का जो क्लीनलीनेस, सफाई रहती है, वो लीस्ट कंटेमिनेटेड टू मोस्ट कंटेमिनेटेड रहता है। आपको पहले भी मैं बताया मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीस्ट कंटेमिनेटेड टू मोस्ट कंटेमिनेटेड। वेट टू ड्राई ड्रेसिंग यूज करनी है डिब्राइडमेंट के लिए। अलग अलग सीक्रेशन रहते हैं बॉडी के, जिसमें सीरियस सीक्रेशन जो होते हैं उसको क्लियर सीक्रेशन कहते हैं, सांग्विनस जिसको ब्लडी सीक्रेशन कहते हैं, पुरुलेंट का मतलब है पस वाला डिस्चार्ज होता है, और एक होता है आपके सीरो सांग्विनस। आपके एग्जाम में पूछेंगे कि मरीज है पोस्ट ऑपरेटिव से आया है, उसकी ड्रेसिंग पर आपके सीरियस ड्रेनेज मिले हैं, आपके सांग्विनस सीक्रेशन देखने को मिला है, सीरो सांग्विनस देखने को मिला है, आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या करोगे। तो अगर आपके सीरियस का मतलब है क्लियर, ऐसा कोई दे रखा है वो नॉर्मल होता है। अगर आपके सीरो सांग्विनस दे रखा है, क्या वर्ड है इसके आगे सीरो लग जाता है, सीरो सांग्विनस, उसका भी मतलब है वो नॉर्मल है। सीरस और सीरो सांग्विनस नॉर्मल होता है, जबकि सांग्विनस होता है हमेशा ब्लडी सीक्रेशन होते हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये क्या है आपके अबनॉर्मल है। तो इसमें डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करना होता है। इन दोनों के अंदर सीरस और सीरो सांग्विनस के अंदर नॉर्मल है, डॉक्यूमेंट करना होता है फाइंडिंग को। सांग्विनस जो होता है ये ब्लडी होता है और पुरुलेंट ड्यू टू द इन्फेक्शन होता है, तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। जो भी आप वुंड देख रहे हो उसकी डॉक्यूमेंट करनी है, साइज, लेंथ, विड्थ वगैरह, डेप्थ। वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस होता है प्यारे दोस्तों, उसमें अलग अलग चीजें देखते हैं। इन्फ्लेमेटरी फेज होती है आपके, प्रोलिफेरेटिव फेज होती है, और लास्ट में होती है आपकी मैचुरेशन फेज, वुंड हीलिंग। एक फुल फॉर्म पूछी जाती है सोप की, एसओएपी का मतलब है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान। नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन जब आप करते हो तो उसमें ये आपके काम आती है। एक और इंपॉर्टेंट है डीएआर, व्हाट इज द डीआर, दैट इज द डाटा एक्शन एंड रेस्पॉन्स। ये फुल फॉर्म कभी कभार पूछ सकते हैं, याद रखनी है। इंसिडेंस जो रिपोर्ट होती है वो नॉट अ पार्ट ऑफ द पेशेंट चार्ट। इंसिडेंस जो रिपोर्ट होती है मरीज का चार्ट नहीं होता है, ये आपके वार्ड के अंदर कोई भी स्पेशल इंसिडेंस हो जाता है, कोई घटना हो जाती है ना, कोई ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता है, उसको आपका नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, जो आपके वार्ड मैनेजमेंट का पार्ट है, नॉट द पेशेंट चार्ट। पेशेंट के चार्ट में कौन कौन से आते हैं, हाँ आपके इनटेक आउटपुट आ गया, वाइटल चार्टिंग आ गया, नर्सिंग नोट्स आ गया, डॉक्टर एडवाइस हो गया, है ना, फेस शीट, केस शीट, ये सारे होते हैं आपके पेशेंट के रिगार्डिंग। चार्टिंग जो भी आप करते हैं मरीज की फैक्चुअल होनी चाहिए, टाइम उसमें डालना चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी मरीज की फाइल में चार्ट नहीं करनी होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है और डाटा इलीगल माना जाता है। लीगली आपको बचना है, लीगली चीजों को फॉलो करना है, तो चार्टिंग हमेशा सही करनी है, टाइम के साथ में टाइम एंड डेट एक्यूरेट और कंप्लीट करनी है। हाँ, नेवर यूज इरेजर एंड व्हाइट आउट इन द मेडिकल रिकॉर्ड। मेडिकल रिकॉर्ड मरीज का आप फाइल करते हो तो उसमें कभी भी इरेजर या फिर व्हाइटनर का यूज नहीं करना होता है। कंसेंट नीडेड बिफोर ऑल इन्वेजिव प्रोसीजर, है ना, अलग अलग कंसेंट होते हैं आपके, टेलीफोनिक कंसेंट वगैरह आपने पढ़े होंगे। नेग्लिजेंस का मतलब होता है फेलियर टू प्रोवाइड रीजनेबल केयर, और एक होता है माल प्रैक्टिस, इज द प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। देखो, नेग्लिजेंस का मतलब है कि आप जो आपसे रीजनेबल केयर मांगी जा रही है वो उसको आप देने में असमर्थ हो गए, आपने गलत केयर दे दी, दैट इज द जैसे आपको बढ़िया से तरीके से स्टेरल ड्रेसिंग करनी है तो आपने स्टेरल तरीके से ड्रेसिंग नहीं करी, आपने क्लीन तरीके से ड्रेसिंग कर ली, स्टेरल टेक्निक फॉलो नहीं करी, उसको अपन नेग्लिजेंस कहेंगे, है ना। लेकिन जबकि माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपको इंजेक्शन दवाई कुछ देना था, आपने दे कुछ और दिया और मरीज की जान चली गई, तो ये माल प्रैक्टिस हो गई, ये आपकी क्या होगी, आपने प्रोफेशनली नेग्लिजेंस कर दिया, आपने पूरे प्रोफेशन की ही नजरअंदाजी कर दी, तो इसको माल प्रैक्टिस के अंदर गिनते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेग्लिजेंस इज द फेलियर टू प्रोवाइड, मतलब जो उम्मीद होती है वो नहीं कर पाते हैं, और माल प्रैक्टिस का मतलब आपकी प्रैक्टिस ही गलत थी, दैट इज द नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस। बैटरी का मतलब होता है टचिंग द पेशेंट विदाउट कंसेंट, किसी भी मरीज को बिना कंसेंट आप टच कर देते हो, उसको बैटरी के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आप पढ़ते हो। असॉल्ट, दैट इज द मरीज को धमकी देना, उससे हार्म हो जाए मरीज को, उसको असॉल्ट के नाम से जानते हैं।
सीएचएन का भी ये पूछा जाता है और फंडामेंटल में भी पूछा जाता है। प्राइमरी प्रिवेंशन किसको बोलते हैं? 3 टाइप के प्रिवेंशन अपन पढ़ते हैं, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन वो होते हैं जहां पर आपके कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता है, फिर भी आप चीजों को हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं, डेली रनिंग करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्री मॉडल, जहां पर नो रिस्क फैक्टर होते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन किसको बोलते हैं? जहां पर रिस्क फैक्टर होते हैं। उसमें सबसे पहला एग्जांपल जो होता है, किसी मरीज को हेल्थ एजुकेशन देना कि भाई साहब ऐसा करना है, ऐसा करना है। हेल्थ एजुकेशन जो होता है हमेशा प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। याद रखना, मैंने आपसे बोला कि ये सारे सवाल जो है, ये पॉइंट आपके एग्जाम के डायरेक्ट उठने वाले सवाल है। तो हेल्थ एजुकेशन कहीं आता है, वो हमेशा प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। इम्यूनाइजेशन होता है, वो भी आपके प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। अगर बच्चे को बर्थ के टाइम आप बीसीजी का टीका नहीं दोगे, वो मरीज को आगे जाकर टीबी कर देगा, तो आपको रिस्क फैक्टर वहां पर क्या है? प्रेजेंट है। तो आप क्या ले रहे हो? उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का यूज कर रहे हो, जिसमें बेस्ट एग्जांपल है आपका इम्यूनाइजेशन। तो आपके इम्यूनाइजेशन और हेल्थ एजुकेशन प्राइमरी प्रिवेंशन का हिस्सा है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, अब डिजीज तो हो जाती है, तो डिजीज को स्क्रीन करना, डायग्नोस करना और उसके अंदर ट्रीटमेंट करना, डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट, दैट इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन, जिसमें पेप्स में अगर आप कर रहे हो, शुगर चार्टिंग कर रहे हो, मॉनिटरिंग, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, स्क्रीनिंग, टेस्ट करना, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब बीमारी होने के बाद में, बीमारी हो गई, आप रेगुलर मरीज को रिहेबिलिटेशन कर रहे हो कि डिजीज तो हो गई है, अब वापस फर्दर इसके कॉम्प्लिकेशन ना हो, आगे और ये प्रोसीड ना करे, उसको अपन बोलते हैं टर्सरी प्रिवेंशन। क्लियर हुई बात है? ईयर इरिगेशन जब आप अडल्ट में करते हो तो आप क्या करते हो? सीक्वेंस रहता है, पुल, पिन्ना, अप एंड बैक। पिन्ना का जो है उसको पकड़ के आपको ऊपर खींचना और पीछे की तरफ खींचना है ना। जबकि आप बच्चों में करते हो, चिल्ड्रन में लेस देन 3 एज, तो आपको पिन्ना को क्या करना है? डाउन खींचना है, बैकवर्ड खींचना है। ये आपके डायरेक्ट पूछे हुए सवाल है ना, ट्रिकी सवाल होते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, सवाल एग्जाम ऐसे आते हैं। फंडामेंटल ऑफ जो बुलेट्स का मतलब है आपको आता है तो आता है, नहीं आते तो नहीं आते हैं। अगर आपने याद है चीजें तो पढ़ लोगे, नहीं आते तो आप छोड़ दोगे। इसलिए मैं आपके लिए बना के लेके आया हूं कि ये डायरेक्ट वन लाइनर, सिंगल लाइनर आंसर होते हैं जो आपको याद रहने एग्जाम के अंदर। हाँ, कोई मरीज अगर इमोबाइल होता है तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इमोबिलिटी क्या होता है? एक तो प्रेशर सोर हो सकता है मरीज को, और दूसरा क्या हो सकता है? निमोनिया हो सकता है। प्रेशर सोर और निमोनिया मोस्ट ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेशन रहते हैं आपके, और साथ में आपके डीवीटी भी किसी मरीज को हो सकता है जो पोस्ट ऑप रहते हैं, है ना। हाँ, प्रेशर सोर, निमोनिया एंड डीवीटी। ओरल केयर रहती है अनकॉन्शियस पेशेंट की, आपको लेटरल पोजीशन में देनी होती है रिस्क ऑफ एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। क्या करते हैं? ओरल केयर देते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट को। कौन सी पोजीशन? लेटरल पोजीशन। और मैंने बताया था कितने घंटे में देते हैं? हर 2 आवर्स, यस, एवरी सेकंड आवर्ली अपन ओरल केयर देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों बुलेट में आपके लिए लेके आया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, तो आपको भरोसा होगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने साथ में कॉन्फिडेंस के साथ में जरूर कहेगा आई कैन क्रैक नॉट सेट। ये आप जब खुद को बोलोगे तो आप में कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगा। तो कॉन्फिडेंस ही है आपका हथियार जो आपको ये सरकारी एग्जाम क्लियर करवा सकता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कौन से सब्जेक्ट के बुलेट पॉइंट आप आगे और देखना चाहोगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।